नमस्कार जी, मैं स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से मनीष। आज बात करेंगे जी उन बच्चों के बारे में जिनका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। कोई भी कारण हो सकता है, बच्चे अच्छी प्रोफाइल्स के वीज़ाज़ भी बच्चों के रिफ्यूज़ हुए हैं, तो दैट इज़ नोन टू एवरीबडी एट द मोमेंट भी 7 बैंड्स वाले बच्चों के भी वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं सितंबर इनटेक के। तो उसका कारण क्या है, और ख़ासकर ये बात ज़रूर करेंगे कि जो बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आई हैं अभी, तो उनको क्या करना चाहिए, कि उनको कोर्स चेंज करना चाहिए या उनको इनटेक चेंज करना चाहिए, कॉलेज चेंज करना चाहिए, या कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करके आप अपना जो वीज़ा सक्सेस रेट हाई कर सकते हैं और अगले इनटेक के लिए आप वीज़ा ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे जी पहले कि सबसे पहले जो आपका ये रहेगा कि आप अपनी जो ऑफ़र लेटर है वो डेफर करवा के जनवरी इनटेक में करवाइए, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि रिफ्यूज़ल ज़्यादा आने के कारण जैसे ही बच्चे की रिफ्यूज़ल आती है वो साथ के साथ बच्चा अप्लाई कर देता है कि मेरे को जनवरी इनटेक में ट्रांसफ़र कर दो, वो कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को अपनी ईमेल डाल देता है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जनवरी इनटेक मिले, आपको हो सकता है कि मई इनटेक के लिए ट्रांसफ़र कर दें आगे, या हो सकता है मई इनटेक ना हो तो अगले सितंबर इनटेक तक वेट करना पड़े आपको, या फिर आपको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका कोर्स रेलेवेंट था और ओवरऑल केस आपका ठीक था, और जिसको कहते हैं कि बिना किसी रेलेवेंसी के रीज़न होने के कारण या बिना कोई और एकेडमिकली रीज़न होने के कारण अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको लगता है कि ये गलत रिफ्यूज़ल है, तो आप अपना बजाय कि कॉलेज चेंज करने के या कोर्स चेंज करने के, इट्स बेटर कि आप अपना इनटेक डेफर कर दीजिए। सो एक तो ये चीज़ आ गई जिसमें कि आपको लगता है कि गलत रिफ्यूज़ल आई है और सब कुछ ठीक था मेरे केस में। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जी, जिन बच्चों के एक में 5.5 बैंड्स थे या उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइल लगी थी और 6 बैंड ओवरऑल थे उनके, या ईच भी 6 थे, तो मैं उनकी बात करूँगा। तो उनको भी ये चाहिए कि अपना कोर्स जो है वो पहले तो ये देखें कि जिनके एक में 5.5 वाले बच्चे जो डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे थे, उनको ये चाहिए कि कोर्स डेफर अपना कर दें, फाइल भी अपनी लॉन्च कर दें जनवरी इनटेक के लिए, और साथ साथ अपना जो आइट्स है ये इम्प्रूव करते रहें। और जब भी उनका आइट्स इम्प्रूव हो जाता है या पीटी में स्कोर उनका अच्छा जाता है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट, अपलोड योर आइट्स और पीटी स्कोर टू योर फाइल एट एनी टाइम। सो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये कभी भी किया जा सकता है। सो ये नहीं है कि आपको पहले आइट्स करना पड़ेगा या इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके बाद ही आपकी फाइल लगेगी। आप पहले भी फाइल लगा के उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, यानी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, इंप्रूवमेंट का डॉक्यूमेंट अपना लगा सकते हैं। फिर वो बच्चे जिनके बैंड्स, जो बच्चे पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते थे बट उनके बैंड्स कम थे, यानी कि 6.5 थे, एक में 5.5 थे, या 6 बैंड ओवरऑल थे, एक में 5.5 थे, या 6 ईच वाले भी बच्चे, मैं कहूँगा कि जो पीजी सर्टिफिकेट कोर्सेज या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में या मास्टर्स में अप्लाई कर रहे थे, ईएसएल के साथ अप्लाई कर रहे थे, या फिर कोई कॉलेजेस ऐसे थे जो कि कम आइट्स की रिक्वायरमेंट पे भी एडमिशन दे देते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप अपना आइट्स इम्प्रूव कीजिए। सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन योर वीज़ा सक्सेस। और अगर हो सके तो कॉलेज ऐसा लीजिए जिसकी एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, 6.5 बैंड है, 6 से कम नहीं है, तो आप अपना आइट्स इम्प्रूव करके अपना कॉलेज भी अगर इम्प्रूव करते हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंस टू योर केस ओवरऑल। फिर तीसरी बात ये आ गई कि आप ये देखिए कि आपका कोर्स जो था वो रेलेवेंट था या नहीं था। कोर्स रेलेवेंसी है उसको चेक करने का एक सिंपल तरीका है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स आपने जो अपनी प्रीवियस स्टडी में पढ़े हैं, तो वो देखिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, और जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें देखिए कि क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अगर वो मैच कर रहे हैं, मोर देन 50% अगर मैच कर रहे हैं, तो सेंस बन रही है कि हाँ ये जो आपने +2 में या ग्रेजुएशन में जो स्टडी करी है और इसके बेसिस पे जो आप स्टडी देने जा रहे हैं, तो वो रेलेवेंसी अगर बन रही है, तो सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, आपस में उनका मतलब बन रहे हैं, तो नेचुरली बात है वो रेलेवेंट रहेगा। इसके अलावा कई बच्चों का ऐसा रहता है कि दे हैव डन फॉर एग्जांपल बीए करी है उन्होंने, और उसके बाद उनका 5-4 साल का एक्सपीरियंस आ गया, और एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आ गया, कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस आ गया, तो फिर वो चाहते हैं कि आगे जैसे स्टडी करना, तो उनके लिए रेलेवेंसी जो है वो बीए के साथ नहीं ज़रूरी होनी, उनका लास्ट जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है उसके साथ जो स्टडी उनकी जो फर्दर स्टडी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। कि सिंपल सी एक चीज़ याद रखना कि
एक क्वेश्चन का आप उनको आंसर दे दो जो मेन क्वेश्चन है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो ये है कि ये जो कोर्स करने का आपको बेनिफिट क्या है, रियली बेनिफिट है या नहीं है, और कैसे बेनिफिट और क्या बेनिफिट है। वो बेनिफिट तब होगा जैसे कि किसी ने बीए करी है, वर्क एक्सपीरियंस है, अगर वो बीए के बेस पे कोई सब्जेक्ट कोर्स करता है तो नेचुरली बात है कि वीज़ा अफसर के दिमाग में ये आता है कि ठीक है स्टडी बीए से रेलेवेंट तो है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि जो उसने इतने साल जो उसने जॉब करी है बीच में, तो उस जॉब को और उसके करियर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ये जो पर्टिकुलर बीए के साथ जो कोर्स रेलेवेंट कोर्स बना के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और वही बच्चा अगर जैसे मार्केटिंग है उसका एक्सपीरियंस, अगर वो कहे कि मेरे को पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग का या मास्टर मार्केटिंग का मैं कोर्स करना चाहता हूँ, तो वो ये कह सकता है कि मैंने ये मार्केटिंग की 4 से 5 साल जॉब करी है, अब मैं आगे फर्दर इसी में स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी स्टडी जो है मार्केटिंग में नहीं थी, और ये मार्केटिंग का कोर्स करके मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि एक मार्केटिंग मैनेजर, मैं सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैं कुछ अच्छी पोजीशन पे और अच्छी कंपनी में लग सकता हूँ। तो इस दोनों चीज़ों को अगर कंपैरिजन करें तो अगर मार्केटिंग बेस अगर बच्चा ले रहा है तो उसके बाद बहुत अच्छा रीज़न है कि मेरे को ये कोर्स क्यों करना है और इसका बेनिफिट क्या है। बट अगर बीए के बेस पे बच्चा कोर्स लेता है तो उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं बीए करी, उसके बाद जी मेरा वर्क एक्सपीरियंस मार्केटिंग का आ गया और आगे मैं फिर बीए रिलेटेड ही जा रहा हूँ, और उसका एज सच इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं वो बच्चे को मिल रहा कि वापस आने के बाद वो कोर्स करने के बाद भी इमीडिएटली जो मार्केटिंग के बेस पे अगर वो कोर्स लेके जाता है तो इमीडिएट उसको बेनिफिट मिलेगा। मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग का कोर्स है, मार्केटिंग में ही आगे बच्चा जॉब जो है अच्छे लेवल की चाहता है तो उसको एक इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, इमीडिएटली जॉब मिल सकती है। बट अगर बीए के बेस पे और वो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस दिखा के उसके बाद बीए रिलेटेड कोर्स ले रहा है तो उसको इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ये एक चीज़ देखी गई है कि अगर आप क्लियर कट एक रीजनिंग देते हैं कि ये कोर्स का क्या बेनिफिट है और वाकई उसका बेनिफिट आप शो करते हैं और रीजनिंग देते हैं उस चीज़ की, तो आपका वीज़ा जो है मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम आगे लेके चल रहे हैं कि एसओपी एक बहुत बड़ा कारण है। एसओपी में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है और हमारे वीडियोस आप जो हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हाउ टू राइट द बेस्ट एसओपी करके एक टाइटल्ड वीडियो है हमारा, उसको आप देखिए एक बार। तो उसमें सारी चीज़ बारीकी में लिखी है कि शुरू से एंड तक आपने कैसे एक स्टेटमेंट पर्पस लिखनी है। अगर उस तरीके से आप लिखते हैं स्टेटमेंट पर्पस तो आपका जो वीज़ा सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। फिर इसके अलावा जो एक रीज़न आता है बच्चों का कि आप वापस नहीं आओगे, तो उसको कवर करने के लिए देयर इज़ समथिंग कि आप इनकम, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सीए रिपोर्ट जो है ये अपना ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सीए रिपोर्ट में क्या होता है कि आप अपनी फैमिली, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके बैंक बैलेंस है या कोई गोल्ड है, कोई उनके व्हीकल्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें एक सीए रिपोर्ट बनती है कि आप ये दिखाते हैं कि मेरी फैमिली के इतने एसेट्स हैं, तो आप ये दिखा सकते हैं कि ये फैमिली के एसेट जो हैं कल को मेरे को मिलेंगे और इसके कारण मेरा इंडिया आना बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ रहूँगा, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं वापस इंडिया आने का बहुत बड़ा कारण है कि मैं इंडिया वापस आऊँगा। इसके अलावा जो है अगर आपने फंड्स नहीं शो करे हैं पिछली बार और ख़ासकर आपका जो कोर्स था वो 2 साल का था, तो आप ये कोशिश कीजिए कि कम से कम 7 to 10 लाख के फंड्स आप दिखाइए जो कि आपके एफडी में या सेविंग अकाउंट में नए या पुराने किसी भी शेप में हैं, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इसके अलावा अगर आप कोई लोन दिखाते हैं, कोई जैसे कोई एजुकेशन लोन दिखाते हैं या फिर कोई पर्सनल लोन दिखाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ फंड्स दिखाने के लिए वो लोन भी एक्सेप्टेबल रहेगा। इसके अलावा इनकम की बात करें, जैसे हमारी कंपनी है 10 to 15 लाख की इनकम शो करती है कि फैमिली इनकम दिखाते हैं हम। तो अगर आपने फैमिली इनकम में जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आ सकते हैं, सिबलिंग्स आ सकते हैं, तो ये सारे जैसे पेरेंट्स 2 बंदे पेरेंट्स हो गए, 4 आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और ब्रदर सिस्टर जैसे लगा दीजिए आप 1-2 हैं, तो कम से कम 8-9 बंदे बन जाते हैं टोटल जिनकी फंड्स जिनकी इनकम दिखाई जा सकती है। अगर उसमें से आप 4 बंदों की भी इनकम दिखा देते हैं, अगर 4-4, 5-5 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न भी भर देते हैं, तो भी आपकी 15 से 20 लाख इनकम बन जाती है। तो ये चीज़ भी अगर आप साथ में लगाते हैं, अगर पिछली बारी नहीं लगाई तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, आपके ब्रदर सिस्टर के आप अगर इनकम ITR लगा देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन गेटिंग यू द वीज़ा ऑफ कैनेडा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप करते हैं अब, तो इसका इफेक्ट आपको कल को जब वीज़ा आपका अप्लाई होगा या वीज़ा
वीज़ा जब फाइल एम्बेसी में जाएगी तो नेक्स्ट इनटेक के लिए जाएगी तो आपका इसका असर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जनवरी इनटेक का आप आगे डेफर करवा के अप्लाई कीजिए। अगर कोर्स आपका रेलेवेंट नहीं है तो अपना रिफ़ंड अप्लाई कीजिए और नए कॉलेज में और सही कोर्स में आप अप्लाई कीजिए। अगर आपने गैप में कुछ नहीं शो किया, क्योंकि गैप में देखिए काफ़ी बच्चे हमारे पास रोज़ के कम से कम 10 से 15 बच्चे ऐसे हमारे को फ़ोन करते हैं जिनकी 2019 पास आउट थे, वो ग्रेजुएशन या +2, और उनके एजेंट ने उनको ये बोला गया कि कोविड था जी 2 साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 साल तो वैसे ही एक्सेप्टेबल है, 19 से 20 और 20 से 21 कोविड चल रहा है, तो इसलिए कोई गैप दिखाने की जरूरत नहीं है। और उनके क्लियर कट रिफ्यूज़ल आ रखी हैं उनकी। तो अब उनकी प्रॉब्लम उनके लिए ये हो जाती है कि जो बच्चों की रिफ्यूज़ल आ चुकी है वो कुछ नहीं दिखा सकते बीच में कि हाँ पहले वो दिखाएं कि कुछ नहीं हमने किया था, अब वो कहेंगी हमने कोई जॉब की थी या कोई पढ़ाई की थी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये ज़रूर है कि जिस दिन आपकी फ़ाइल लगी थी एम्बेसी में, उसके बाद अगर कुछ आप जॉब दिखा रहे हैं या वर्क एक्सपीरियंस है या कोई बिजनेस दिखा रहे हैं या कोई पढ़ाई दिखा रहे हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन रिजेक्शन हुई है उसके बाद ही दिखा सकते हो, नहीं। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल 6 महीने 8 महीने पहले की लगी हुई है बट डिसीजन आपका अब आया है या यानी कि या अभी नहीं आया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी एम्बेसी में उसके बाद का जो अगर कोई चेंजेस अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने गैप नहीं शो किया, फाइलें पहले की लगी हुई थी बट वो चाहते हैं कि फ़ाइल में कोई गैप वगैरह शो करके हम फाइल नेक्स्ट लगाएं, तो दैट इज़ पॉसिबल। साथ में ये भी कोशिश कीजिए कि अपने अकाउंट में सैलरी दिखाइए अगर आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। बेशक जनवरी की फाइल जो है आप सितंबर में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं, दैट इज़ आल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। बट ये चीज़ का ध्यान रखिए कि इस बारी जो फाइल लगानी है वो बिल्कुल परफेक्ट फाइल लगे, एसओपी को लेके, इनकम को लेके, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपके कोर्स रेलेवेंसी को लेके, गैप को लेके, कोर्स प्रोग्रेशन को लेके। और कोशिश कीजिए कि प्राइवेट कॉलेजेस से दूर रहिए, खासकर जो क्यूबिक स्टेट के बाहर के कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस, उनको अभी अवॉइड कीजिए क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी लो है उनका। और बाकी अगर जो क्यूबिक में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 कॉलेज जो सस्पेंडेड कॉलेज है उसके छोड़ के किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको वीज़ा जो सक्सेस रेट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और जो देखने वाली है इस टाइम पे, और मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि आप बड़े शहरों को छोड़ के अप्लाई कीजिए, या वो कॉलेजेस जो बड़े शहरों से कम 1.5-2 घंटे के रास्ते के लाइक डिस्टेंस में हैं, आप उनको अप्लाई कीजिए, छोटे शहरों को अप्लाई कीजिए। तो उसमें एक आप ये कह सकते हैं कि मैं कोविड से जो है बच के रहना चाहता हूँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहता हूँ, तो मैं एक कंजस्टेड इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, तो इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये है कि हाँ हम ज़्यादा रश ना इकट्ठा करें जो बड़े शहरों में, और उनको भी पता है कि जब बच्चा आता है तो उसको रहना भी है, उसने घूमना फिरना भी, उसने कॉलेज भी जाना है, ट्रैवल भी करना है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इफेक्ट करेंगी। तो आई रिकमेंड कि छोटे शहरों में अप्लाई कीजिए आप, साथ में अपनी जो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, और नेक्स्ट फाइल जो आप लगाएंगे उसमें कोशिश कीजिए आप अपनी कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है आपकी दोनों डोजेस कंप्लीट हो, कोविशील्ड की हो, और ये जो लाइक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी साथ में आप अपलोड कीजिए, प्लस अपनी एसओपी में लिखिए कि आई एम कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड। ये चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिलेगा अगली बारी जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, और उसके डिसीजन में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। बाकी हमारे ऑफिस चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और कुरुक्षेत्र में है। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, या आपकी रिजेक्शन हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आप रीलॉन्च करना चाहते हैं बट एक सही तरीके के साथ एक क्वालिटी फाइल लगाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।